बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। मिस्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के बारे में आपको बता दूं, प्रेसिडेंट हैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के। इसके अलावा डॉक्टर अरुण कुमार पटनायक जी सोशल वर्कर हैं, लगातार समाज सेवा वो करते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार पटनायक जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि सोशल वर्कर आप हैं, तो किस तरीके से अभी तक आपकी तरफ से जो काम किए गए हैं, सबसे पहले उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जो समाज सेवा आप करते हो, भाव कहाँ से आता है और कैसे काम करते? देखिए, समाज सेवा की जो भाव है, मुझे तो ये मेरी माता से ही मिला है। कारण ये है कि जब मैं 3 महीने का था तो मेरा पिताजी का मृत्यु हुई। तो माँ क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी तो एक स्कूल में चपरासी थी। तो जिस स्कूल में वो चपरासी थी उसी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था। तो मेरे समक्ष जब वो मेज साफ करती थी, घंटी बजाती थी, लोगों को पानी पिलाती थी, लेकिन उसमें एक भाव था कि कभी भी वो अपना दुख को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने ना पाए, तो उस मुस्कान के साथ, उस समर्पण शक्ति और उत्साह के साथ वो कार्य को करती थी। और वो बताती थी कि कार्य हमारा सेवा है और हमें निरंतर लोगों की सेवा करना चाहिए और इस भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे ये बचपन से ये प्रेरणा माँ से मिली थी। और मैं बचपन से ही गुरुकुल में, क्योंकि मेरी विद्या मैंने ग्रहण किया, तो मैंने सोचा कि जीवन में मैं कुछ ऐसा करूं समाज के लिए। क्योंकि आज लोग तालीम तो ग्रहण करते हैं, लेकिन तहजीब उनके डिक्शनरी से विलोपित है। क्योंकि आज लोग हाईली क्वालिफाइड हैं, मनी को एक्वायर कर लेते हैं, एजुकेशन को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन क्या चीज उनके जीवन में लैकिंग है वो है, क्योंकि बड़े कहते हैं कि मनी विदाउट ए मोरालिटी, साइंस विदाउट ए नॉलेज, वर्क विदाउट एन एक्सपीरियंस, and dream without a realization, and ultimately your education without character is merely waste. अगर इस देश का अच्छा निर्माण की अगर हम कल्पना कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी महानुभावों ने बात किया विकसित भारत के बारे में, इन सब के बारे में, ये तब संभव होगा जब हमारे में चरित्र का निर्माण होगा। तो मैंने इसीलिए चरित्र को एम्फसाइज करते हुए स्लम्स में, वनांचलों में, सारे ट्राइब्स में जाके मैंने बाल विकास चालू किया निःशुल्क, जो बच्चों को मानवीय मूल्यों की शिक्षा, हमारी हिंदू संस्कृति की जो वेद, हमारे भजन, हमारे कीर्तन, हमारे महापुरुषों की जीवनी, इन चीजों को मैं विगत 26 सालों से मालिन अंचलों में और स्लम्स में मैं क्लासेस कंडक्ट करते आ रहा हूं। और मेरे पास हजारों की संख्या में अब तक के बच्चे इस प्रकार की विद्या प्राप्त किए हैं। और मैं इन बच्चों को डिप्लोमा इन ह्यूमन वैल्यूज भी दिलवाता हूं श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश से, जिससे कि बच्चों के अपने नॉर्मल एजुकेशन के साथ जब ह्यूमन वैल्यूज की भी सर्टिफिकेट उनके साथ हो, और वो विथ ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये जब 5 Ds अपने जीवन में आत्मसार करेंगे तो एक अच्छा चरित्र का निर्माण होगा और इस देश को हम जहां विकसित होते देखना चाहते हैं उसकी कल्पना पूरा होगी। इसी तारतम्य में ये पूरा कार्यक्रम करता हूं और मेरे बाल विकास निरंतर चलते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में भी मैं वर्कशॉप्स चलाता हूं और विदेशों में भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में मेरे वर्कशॉप्स चलते हैं। और मुझे ये सारी प्रेरणा मेरी माँ से मिली और वहीं से मैं इस चीज को प्रारंभ किया। और बहुत ही खूब आपने कहा कि देखिए, एजुकेशन तो बच्चे हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो चरित्र, जिस वैल्यू की हम बात करते हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदर आत्मसात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात यह है। और लगता है कि इसका असर आगे, क्योंकि आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण पर पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा मजबूत है तो जाहिर सी बात है हमारा देश का जो युवा है, जो भविष्य है, वो मजबूत होगा। अगर अरुण कुमार जी, मैं आपकी बात करूं, दिव्यांग क्रिकेट टीम की वर्तमान सफलता आपको हासिल हुई है, सबसे पहले तो आपको इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी। और आप कब और कैसे इससे जुड़े? देखिए, जहां पर चकाचौंध होगी वहां लोगों की लालसा होगी। आज देखिए, सबसे अगर खेल देखा जाए भारत में तो क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। निश्चित रूप से ये ऐसा खेल है, लोगों को प्रेरित कर रहा है, लोग खेल रहे हैं, लेकिन उसमें से एक चकाचौंध के बीच वो वर्ग छूट जाता है जो कहीं ना कहीं दिव्यांग है। उनके खेलने की इच्छा, उनका कोई स्ट्रक्चर, उनका कोई टूर्नामेंट कैसे होगा, किस तरीके से हम करेंगे, इस बात को सोचते हुए हम लोगों ने दिव्यांग क्रिकेट की शुरुआत की। लेकिन इसको जो अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिसकी आपने मुझे अभी मुबारकबाद दी,
ये आदरणीय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर जयेश शाह सर और डीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिस्टर रवि चौहान सर, उन दोनों की प्रेरणा से आया। और आपको बता दूं, बीसीसीआई के चेयरमैन मिस्टर जयेश शाह साहब इतने काइंड हार्ट है फॉर दैट डिसेबल मैन कि उन्होंने अपने लिए ये तय किया कि आम जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह वो डिसेबल क्रिकेट को प्रोत्साहित करेंगे। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से उन्होंने हमको बुलाया, बताया, रवि चौहान सर के साथ में मिलाया और एक ऐसी परिणति तैयार हुई है। देखिए कि पिछले माह फरवरी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और इंडिया का पहली बार इंटरनेशनल दिव्यांग मैच खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम ने 3-2 से विन हासिल किया। आप सोचिए, आज विराट कोहली को आप 6 मारते देखते हैं, कभी ऐसा देखिएगा इसी छत्तीसगढ़ के इंटरनेशनल ग्राउंड में कि एक हाथ का बच्चा 6 मारेगा। वैसे ही सोचिए क्या मोटिवेशन लेवल होगा, क्या स्किल होगा उनका। एक पैर से लंगड़ाता हुआ बच्चा आता है, एक बैसाखी लगा है और वो उतनी ही तेज गेंद फेंकता है जैसे आम लोग फेंकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा काम है जिसके लिए मुझे लगता है बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। इसलिए मुझे लगा कि इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। हर आदमी का जीवन का एक ध्येय होता है। जब हम बात करते हैं विकसित भारत 2047 की, देखिए अभी मुख्यमंत्री जी बताया कि लगातार उनके यहाँ परिपाटी थी कि इतने सारे विधायक ये थे। कई जगह पर आप जाएंगे, हिसार में जाइए, आईएएस की परिपाटी है, उनके घर में 15-16 आईएएस है। ऐसा कोई परिवार मुझे बताइए जिनके घर में 2 या 3 प्लेयर होंगे। मतलब हमारे यहाँ प्लेयरों की परिपाटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, क्या हम इथोपिया जैसे छोटे से देश से भी पीछे हैं? एक आदमी स्वर्ण मेडल लेके आता है और हम लोग खुश हो जाते हैं। क्या जब हम विकसित भारत बनेंगे तो क्या ये तुलना नहीं की जाएगी कि इकोनॉमी में आज हम दूसरे नंबर पे हैं, संभवतः उस समय पहले नंबर पे रहे, प्रोडक्शन हमारा सबसे अच्छा हो रहा है, लेकिन आज हम ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल ला रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सपना पूरा करना है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, अगर आज की डेट में एजुकेशन सिटी है भिलाई, छत्तीसगढ़ में इतने एजुकेशन होने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं उनके पास में एक ऐसा खेल गांव होना चाहिए जो लगातार कड़ी प्रतिस्पर्धा के लोग पैदा करे। इसी जुनून के साथ में मैं ये काम करता हूं। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जुनून बना रहना चाहिए, दूसरों में भी जुनून देना चाहिए और इसी के बाद हम जो तस्वीर है उसको बदलती हुई देखते हैं। अच्छा, वर्तमान वित्त मंत्री दिल्ली में आपके रूममेट रहे, ऐसी कहानियां हैं, जरा क्या है ये, जरा बताएं। ऐसा कुछ आपके बारे में कहा जाता है? देखिए, जितने भी विधायक या मंत्री हैं कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ से लोकल हैं। ओपी चौधरी जी भी यही भिलाई के ही है, बहुत सारे उनके लोग रहे हैं साथ में। मेरा थोड़ा सा सौभाग्य ये हो गया कि जब वो यूपीएससी की तैयारी करने गए, ओपी चौधरी पृथक छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस भी हैं, तो उनके साथ उस तैयारी में दिल्ली में संभवतः उनका रूममेट मैं भी था। ये एक छोटी सी कहानी है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती जी। बिल्कुल, लेकिन ये इतनी भी आम नहीं है, लोग इंटरेस्ट ऐसे स्टोरीज में लेते हैं। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना काल की अगर बात करें, उस वक्त हमने देखा कि किस तरह की परिस्थिति आ गई थी और आपने कोरोना काल में खूब जन सेवा की है, लेकिन उस वक्त समाज सेवा में आपको किसने साथ दिया था? आप जो डिटेल्स थी वो तो आप तक कैसे पहुंचती थी? आपने कैसे उस वक्त काम किया था? देखिए, कोरोना काल में क्योंकि लोग तो घर से निकल नहीं रहे थे, पेंडेमिक सबके लिए बहुत हैवॉक सा बन चुका था, तो मैंने देखा कि उस समय में आम लोग तो किसी न किसी रूप में उनकी कोई ना कोई उनको मदद मिलती थी, लेकिन जिन्हें हम गरीब, जिनको हम नारायण कहते हैं, सब लोग उनको अपने घर से दूर भगा रहे थे। कोई किसी को भीख नहीं देता था, कोई किसी को पानी नहीं देता था और ज्यादा उनसे दूरी बनाते थे, ये सोच के कि ये लोग और ज्यादा फैलाएंगे। तो मैंने सोचा कि इनकी चिंता कौन करेगा। सब लोग, सारे चीजें बंद है, शहर बंद है, खाना बंद है, लोग अपने दरवाजा बंद रखे हैं। तो मैंने उस कोरोना काल में मैंने सोचा कि शहर में ऐसे जो नारायण हैं इनकी चिंता किया जाना चाहिए। तो मैंने एक दुकान किराए पे लिया, वहीं पर सारी खाना बनाने की व्यवस्था और 2 खाना बनाने वाले को रखा और सोचा कि इनको खाना कोई नहीं खिलाएगा क्योंकि मंदिर भी बंद है, तो इनकी स्थिति बहुत नाजुक होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरा कोरोना काल में मैंने इसको अपने स्वयं की सैलरी से, अपने, क्योंकि हमारी कोई एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो स्वयं से करते हैं,
तो मेरी पूरी परिवार इसमें एकजुट होकर हम लोगों ने पूरा सेवा किया। उसका मेन रीजन ये है कि मेरे घर में आज भी सिस्टम है कि सुबेरे जब हम लोगों के लिए खाना बनाने के लिए करती है तो सुबेरे ही एक मुट्ठी हर परिवार का सदस्य ज्यादा खाया है ये सोच के वो एक अलग ड्रम में निकालती है, जिससे हमारा साल भर में बहुत चावल इकट्ठा होता है, बहुत दाल इकट्ठा होता है। पूरी परिवार का हम लोगों का यही कार्य शुरू से चलते आ रहा है। जैसे कि हम हमारे वनवासी आश्रमों में भी हम साल में मकर संक्रांति के दिन बहुत सारा धान संग्रह करते हैं और उसको भी वहां भेजवाते हैं, और साथ में जो साल भर में हम जो धान इकट्ठा करते हैं इससे इन गरीबों की सेवा हो जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं। तो पेंडेमिक के समय में हमने इस प्रकार की सेवा देने का भरपूर कोशिश किया। मैं तो आपको पहले भी बताया जी जी, क्योंकि मेरी बचपन गरीबी में बीती में एक झोपड़ी में रहता था जिसका किराया 12 रुपया हुआ करता था। वो समय मेरे घर वाले लोग ये भी नहीं सोचे कि कभी मैं पढ़ के उच्च शिक्षा भी ग्रहण करूंगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विदेश में भी पढ़ा, मैंने उच्च शिक्षा भी ग्रहण किया और देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का डायरेक्टर के रूप में मैं आज शुमार हूं। एमआईटी जैसे विश्वविद्यालय का मैं डायरेक्टर भी हूं और विभिन्न विश्वविद्यालयों में मैं कार्य परिषद सदस्य भी हूं, शासन के द्वारा नामित। तो मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस झोपड़ी से वहां तक भी पहुंचूंगा। तो कहीं ना कहीं भगवान का वो आशीर्वाद, मेरा वो लोगों के प्रति जो वो ये था स्नेह कि मुझे लोगों के लिए सेवा करना, जो मुझे मेरी मां से मिला प्रेरणा, यही कारण रहा कि आज मैं ये सेवा कर पा रहा हूं और मैं इस और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, और ये भाव जो है ये आपको आगे बहुत ले जाएगा, क्योंकि फर्श से अर्श तक का सफर आपने देखा और ये सफर अभी बहुत आगे बढ़ना है। और इसी कामना के साथ भारत 24 भी आपको शुभकामना देता है कि आप दोनों जो मुकाम हासिल आगे और करना चाहते हैं आपको उसमें वो मुकाम हासिल आप कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मंच पर आने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए।